खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कल राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार कृषि बजट अलग से आएगा, तो संभवतः ऐसा पहली बार होने जा रहा है और ऐसे में गहलोत के पिटारे से किसानों को उम्मीदें भी ज्यादा हैं, तो वही बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को भी जादूगर से बड़ी उम्मीदें हैं। मेडिकल से लेकर रियल एस्टेट तक इस बजट पर नजरें जमाए बैठे हैं। कोरोना के बाद जिस तरह से हर सेक्टर, खासतौर पर टूरिज्म की कमर टूटी हुई है, ऐसे में मुख्यमंत्री से उम्मीद की जा रही है कि वे हर सेक्टर को बूस्टर डोज देंगे ताकि पटरी से उतरी हुई व्यवस्था की गाड़ी को रफ्तार मिल सके। आज बात इसी खास मुद्दे पर, किसको क्या गिफ्ट देगा गहलोत का बजट। तो राजस्थान के बजट से किससे क्या मिला, इसे लेकर अगर आपको अपडेट सबसे पहले जाननी है और बजट की हर बारीकी से समझना है, तो कल दिन भर फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिएगा। इससे पहले बजट पर महाबहस के लिए हमारे साथ चलिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं और सबसे पहले उनका रूबरू कराते हैं आपको उनसे। मुख्य प्रवक्ता बीजेपी रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। वाम दल नेता संजय माधव जी हैं। पंकज गुप्ता जी भी चर्चा में शामिल हुए, सचिव हैं फोर्टी से। राजेश कंदोई जी हमारे साथ हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अंशु भारद्वाज जी हैं, अर्थशास्त्री हैं और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत सीताराम जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि सरकार से इस बजट से उम्मीद ही नहीं है, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उसकी भी कई वजह हो सकती हैं। उम्मीदों पर कितना बजट ये खरा उतरता है, ये तो कल तस्वीर साफ होगी, लेकिन उससे पहले आप क्या मानते हैं कि जो जनता सोच रही है, चाह रही है, वो पूरी हो सकेगी, वो उम्मीदें? निश्चित तौर के ऊपर श्वेता, ये जो बजट है गहलोत सरकार का जी कार्यकाल का तीसरा साल है और चौथा बजट है। जैसे पिछला बजट भी जो सरकार ने दिया था, निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत ही सराहनीय बजट था। उस टाइम पे लोगों ने कहा कि इसका इम्प्लीमेंट कैसे। चलिए सीताराम जी, बिल्कुल हमारे साथ रामलाल जी भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रामलाल जी, देखिए सीताराम जी को इसलिए मैंने रोका क्योंकि सरकार का बजट है, बहुत कुछ उम्मीदें आम जनता को वो कहें, लेकिन विपक्ष में होने के नाते बार बार जब चर्चा इस बजट को लेकर हुई, आपने हमेशा कहा कि पिछली बजट में इतनी घोषणाएं थी, पूरी नहीं हुई, इसलिए इस बजट से उम्मीद नहीं है। लेकिन जनता तो बहुत उम्मीद कर रही है, कुछ उम्मीदें आपकी भी होंगी, विधायक होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते भी। Restrictions until April 20th and is looking at despite the government's zero COVID strategy in hospitals. तो चलिए रामलाल जी का रुख करेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन अहम है डॉक्टर अंशु भारद्वाज जी, अर्थशास्त्री के तौर पर आपसे एक सवाल जरूर रहेगा कि बार बार बजट की बातें की जाती है, बजट सरकार का भी मजबूत होना चाहिए ताकि वो बजट में आम जन को भी खुश कर सके। प्रदेश में बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जो आम जनता चाहती है कि पूरी हो, लेकिन अर्थशास्त्री होने के नाते आपको क्या लगता है इस बजट से? ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है जो कल आ रहा है, और उसके लिए हम सब इंतज़ार कर ही रहे हैं और हमारी जनता भी ये चाह रही है कि बजट से उनको सभी की ये उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। और मैं बात करना चाहूँगी कि अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर्स हैं उनमें एक तो हेल्थ और एजुकेशन, क्योंकि ये दोनों जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो साउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर, इवन कॉलेजेस, इन सब के लिए ये है कि नई जो शिक्षा नीति आ ही गई है उसके अनुसार डिजिटल इंडिया को हम फेवर कर ही रहे हैं। साथ में स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह हमें मिले, ऑनलाइन जो क्लासेस हैं
इस बार वही है कि जो हमारा कोविड पैंडेमिक 19 के अकॉर्डिंग जो देखा जा रहा है प्रॉब्लम्स, तो उनके अकॉर्डिंग हमारी सबसे ज़्यादा जो बच्चों को मिल रहा है ऑनलाइन शिक्षा की ओर वो जा रहे हैं, तो उसको भी मजबूती देने के लिए कोशिश की जा रही है। और साथ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च किया जाना है। पिछली बार के बजट में भी जो 21-22 का बजट था उसमें भी एजुकेशन पर हमारा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 19% के करीब खर्च करने का रखा गया था और हेल्थ पर 7%। तो इस बार उम्मीद की गई है कि उससे बढ़ेगा ही और हमें एक साउंड राजस्थान मिलेगा, ठोस राजस्थान मिलेगा। और इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, क्योंकि महिलाएं क्या हैं, वो हमारी आधी जो आबादी है उसकी धारक है। तो उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं कि उन्हें एक एम्पावर किया जाए, उनको आर्थिक रूप से संबल किया जाए और इस तौर पर उन्हें चाहे वो MSME के माध्यम से या अन्य उद्योग के आधार पर या उन्हें किसी भी तरह से जो महिला बैंक बने हैं उनके माध्यम से उन्हें आर्थिक तौर पर चीज़ें मिलें, जिससे कि ऋण वो कम दर पर, उन्हें कम ब्याज दर पर मिले, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर पाए, खुद को पाल सकें, अपने परिवार को पाल सकें, क्योंकि वो ही हमारे भविष्य को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल। और इसलिए उम्मीद बहुत ज्यादा है। सीताराम जी, सबसे खास ये है कि जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे जिसे जो मांगना है मांग लो, सब कुछ मिलेगा, तो अब ऐसे में उम्मीदें भी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो एक लिस्ट बहुत लंबी है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है पूरे प्रदेश की जनता की। अभी से हम क्या माने कि क्या ये बजट खरा उतरेगा? इस बयान के बाद उम्मीदें ज्यादा बढ़ी हैं। देखिए 100% जैसे हम लोगों को बजट चर्चा में बुलाया जी, बजट सुझाव में हम लोगों से लिया, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस है। और एक मुख्यमंत्री जब ये बोल रहा है, आज तक के इतिहास के अंदर मैंने नहीं सुना कि मांगने वाले थक जाएंगे मैं देने वाला नहीं थकूंगा। ये बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है। निश्चित तौर के ऊपर उनके पास ऐसी स्कीम है। रही सवाल, मैं जैसे इतिहास तो दोहरा रहा हूँ कि 2021 में जब बजट आया तो इसी प्रांगण के अंदर लोगों ने कहा था कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। निश्चित तौर पे हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया, राजस्थान की जनता ने एनालिसिस किया और एक बाकायदा मतलब एक आंकड़ा जारी किया सरकार ने, और 80% बजट का इम्प्लीमेंट हुआ। आज किसी को बोलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। निश्चित तौर पे पहला इतिहास है कि कृषि बजट अलग से पारित किया जा रहा है। किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद है इससे। शिक्षा जी, 123 कॉलेज पिछले 3 साल में खोले गए, ये पहला इतिहास है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर दी गई। मैं ये कह रहा हूं कि एजुकेशन और हेल्थ, एजुकेशन में आपको मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी स्कूल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट की और एक गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ सके, ये एक सपना था। चलिए अच्छी बात है ना, ये सब पिछले बजट में घोषणाएं की, इम्प्लीमेंट किया गया। बजट के लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आने वाले बजट के अंदर वो इससे भी ज्यादा दायरे को बढ़ाएंगे। 5000 के ऊपर जो जनसंख्या है वहां पे महात्मा गांधी स्कूल होगी। जहाँ पे 500 बच्चियां हैं वहां पे महिला कॉलेज होगी या डिग्री कॉलेज होगी। निश्चित तौर के ऊपर मेडिकल और किसान और मजदूर और एक ये आपका एजुकेशन, चार चीजों पे सरकार का फोकस रहेगा और इन 4 चीजों पे आपको कल देखने के लिए मिलेगा। निश्चित तौर पे बजट बहुत अच्छा बजट आएगा, शानदार बजट आएगा। बिल्कुल, और उम्मीदों से भरा हुआ बजट हो तभी, और ये खुशहाल प्रदेश के अंदर तभी होगी जब ये उम्मीदें पूरी हो, यानी कि जो वो चाह रही है वो बजट पे शामिल हो। लेकिन आपने जिस तरह से कहा अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है प्रदेश के लिए भी, प्रदेश की जनता के लिए। लेकिन आपकी इस बात पर रामलाल जी मुस्कुरा रहे हैं। रामलाल जी, आपको क्या लगता है ये जो उम्मीदें हैं, जो बात कह रहे सीताराम जी, आप उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे लगता है? देखिए, सीताराम जी ने अभी जो बात कही मैंने उसको धैर्य पूर्वक सुना है। सीताराम जी, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। राजस्थान के अंदर आपकी सरकार आने के बाद में 123 महाविद्यालय नहीं खोले, सिर्फ 76 महाविद्यालय खोले। उनमें से भी सिर्फ 15 महाविद्यालय ऐसे हैं, गर्ल्स महाविद्यालय है, जिनके अंदर आपने बजट आवंटन करने का काम किया, बाकी के अंदर आपने बजट देने का काम भी नहीं किया। नंबर 1, आपने 2019 के अंदर घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर हम नंदीशालाएं खोलने का काम करेंगे। आपने अभी एक भी नंदीशाला नहीं खोली है। आपने घोषणा की थी कि राजीव गांधी फंड हम स्थापित करेंगे, उस फंड के अंदर 1 रुपए भी अभी तक आपने नहीं डाला है। आपने राजस्थानी प्रवासी फंड की घोषणा की थी, उस फंड के अंदर 250 करोड़ रुपए डालने की बात थी, वो भी 1 रुपए आपने डालने का काम नहीं किया है। हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कल बजट पेश करे, उस समय ये कहे कि हमने वादा किया था कि आंगनबाड़ी की आशा सहयोगिनियों को, कार्यकर्ताओं को नियमित करने का काम करेंगे, आप उनको रेगुलाइज करें। आपने वादा किया था कि संविदा कर्मियों को हम रेगुलाइज करने का काम करेंगे, आप 2.5 लाख संविदा कर्मियों को आप रेगुलाइज करने का काम करें। आपने वादा किया था कि किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे, आप वादा करें
कि इस समय सीमा के अंदर हम संपूर्ण कर्जा माफ करने का काम करेंगे। आपने वादा किया था कि बेरोजगार युवक और युवतियों को हम 3,000 3,500 रुपए देंगे। आप उनका ईमानदारी से आप बैरिकेड लगाना बंद कीजिए, क्योंकि आपने बैरिकेड लगा दिया। 4 घंटे आप जो ड्यूटी करके आएगा उसी को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बाकी को देंगे नहीं। तो मुट्ठी भर लोगों को बेरोजगारी भत्ता जा रहा है, कहां आप लाखों लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे? तो आप तो सिर्फ इतना कर दो कि जो घोषणाएं आपने पहले कर रखी है आप तो उनको पूरा करने का काम करो। रही बात ये, माननीय मुख्यमंत्री जी खुश उनको करेंगे क्योंकि 7.5 करोड़ की जनता की चिंता मुख्यमंत्री जी को नहीं है। मुख्यमंत्री जी को चिंता 101 विधायकों की है, तो 101 विधायकों की संतुष्टि वाला बजट आएगा, ना कि 7.5 करोड़ जनता के। लेकिन विधायकों की संतुष्टि ज्यादा जनता की संतुष्टि जरूरी है ना रामलाल जी, और जनता की जरूरतों को पूरा किया जाएगा तब तो विधायक भी आगे विधायक बने रहेंगे और बनकर आएंगे। विधानसभा चुनाव भी तो 2 साल बाद है, आपको ऐसा क्यों लगता है विधायकों को खुश करने के लिए सब कुछ होगा? अपनी मर्जी के आधार पर भी हो सकती है, वो खुद के लिए भी हो सकती है, जनता के लिए कोई जरूरी तो नहीं है कि विधायक जो भी बात कहेंगे वो जनता के लिए कहेंगे। विधायकों की तो अभी थोड़े दिन रुक जाओ, कांग्रेस के विधायकों की स्थिति तो ये है, कोई विधायक अपने पति को कोई पद दिलाने के अंदर लगा है। ठीक है, चलिए आप इसी बात पर कमेंट जरा सुधांशु जी से ले लेते हैं। सुधांशु जी, रामलाल जी जो कह रहे हैं जनता की फिक्र नहीं है, फिक्र तो अपने विधायकों की है और विधायकों की जरूरतों को पूरा करता हुआ ये बजट होगा। देखिए श्वेता, रामलाल जी जो हैं वो अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं, अपनी पार्टी का धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये कहें कि आने वाला बजट बहुत ही भव्य होगा और उम्मीदों वाला बजट होगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये इनकी विचारधारा के विपरीत होगा। हाँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सीताराम जी ने कहा कि कल उम्मीदों वाला बजट आएगा और राजस्थान मुस्कुराएगा। जब अभी ऑफिस में आए थे और मेरे कमरे में बैठे थे तो मैंने इनसे एक ही लाइन पूछी थी कि वैसा भी बताओ कि कल के बजट में क्या राजस्थान मुस्कुराएगा, तो इनका कहना था कि हाँ राजस्थान मुस्कुराएगा। लेकिन जिस तरह से हम बजट को लेके श्वेतापन पिछले कम से कम 1 पखवाड़े से लगातार डिबेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी गेस्ट आ रहे हैं सब अपने अपने व्यू रख रहे हैं, उसमें सभी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन लब्बो लुभाव ये निकल के आ रहा है कि कल का बजट उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। देखिए, उसका राजनीतिक विश्लेषण तो ये है कि मुझे जो लगता है, मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है कि अशोक गहलोत की सरकार का आखिरी एक्टिंग बजट होगा। एक्टिंग बजट मतलब कि जो वो प्रदेश की जनता को देंगे उसको इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगले साल बजट जरूर आएगा, लेकिन वो चुनावी वर्ष होगा, सरकार के पास घोषणाएं करने के अलावा उसको इंप्लीमेंट करने का बहुत ज्यादा मौका नहीं होगा। ये रहेगा कि घोषणाओं के साथ वो इंप्लीमेंट भी करके और वो बता सकेंगे जनता के बीच जाकर कि हमने ये कहा और हमने ये किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस बजट के अंदर जो मुझे लग रहा है कि कोर वोट बैंक जो होता है उसके ऊपर फोकस रहेगा। पिछली बार जो है करीब 2,50,000 करोड़ का एक बजट था, इस बार शायद ये बजट बढ़कर 3 लाख करोड़ के पार हो जाए। और जो मुझे लगता है कि शिक्षा, जैसे अभी हमारी साथी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, इसके ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। मुझे लगता है कि खास तौर से जो इस बार कृषि का हम जो है अलग से बजट लेके आ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी कि प्रदेश के किसान को जो है कहीं रिलीफ मिल सके। जैसे कॉमर्शियल बैंकों से जो लोन लिया और जिसको लेके अभी एक बड़ा विवाद हुआ, तो मुझे लगता है कि वन टाइम सेटलमेंट का कोई ना कोई फॉर्मूला इस बजट के अंदर जरूर घोषित होगा। इसके अलावा जो सीमांत किसान है उनको राहत देने की बात हो सकती है, किसानों को सामाजिक सुरक्षा की बात हो सकती है, मसलन बीज और खाद की गारंटी की बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बजट को ज्यादा से ज्यादा, जैसे कहते हैं कि मिठाई बड़ी गरिष्ठ है, तो मुझे लगता है गहलोत जी का जो कल बजट होगा वो गरिष्ठ जरूर होगा। जी बिल्कुल। पंकज गुप्ता जी, कोविड के बाद, क्योंकि कोविड काल में जितना नुकसान हुआ और कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनकी तो कमर ही टूट गई, वापस ट्रैक पे चीजें धीरे धीरे आई, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर अभी भी पनप नहीं पाए हैं। अब जब नुकसान होता है तो उम्मीद भी सरकार से होती है, और जब बजट का वक्त हो तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में पंकज जी क्या लगता है कि इस सेक्टर को सुधारने के लिए, फिर चाहे हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, एमएसएमई सेक्टर की बात करें, बिजनेस को लेकर भी बात करें, छोटे उद्योग हो या बड़े, कैसे बेहतर हो सकता है या किन चीजों को आपको लगता है सम्मिलित होना चाहिए प्रदेश के इस बजट में? देखिए श्वेता जी, एक्चुअल में माननीय गहलोत जो मुख्यमंत्री जी हैं वो वास्तव में जादूगर कहे जाते हैं। मुझे भी लगता है कि पर
बात वही आती है कि उन्होंने पहले अपने फर्स्ट कार्यकाल में उन्होंने एमएसएमई के लिए कुछ स्कीम्स लाने की घोषणा की थी, वो अब तक नहीं आई, पेंडिंग है। वास्तव में बजट में घोषणाओं के साथ में कुछ स्कीम्स या कुछ ऐसे सिस्टम्स या कुछ ऐसे तरीके लाने की आवश्यकता है जिससे एमएसएमई सेक्टर जो 2 साल से कोविड से जूझ रहा है, उसके पहले अलग अलग फाइनेंशियल जो क्राइसिस रहे उनसे जूझ रहा था, उन सबको रिवाइव होने की ज़रूरत है। एमएसएमई सेक्टर अब बहुत ज़्यादा टूट चुका है। एक कुछ सुनने में आ रहा है कि कहीं क्रेडिट कार्ड की घोषणा हो सकती है, पर क्रेडिट कार्ड की घोषणा के स्थान पर ब्याज माफ़ होना चाहिए, या फिर ये कहना चाहिए कि जो उन्होंने पैसा ले रखा है कहीं, जो उन्होंने कहीं बैंकों से लोन ले रखे हैं, कुछ उसकी घोषणा होनी चाहिए कि वो लोन किस तरह से माफ़ हो या वो किस तरह से गवर्नमेंट उसमें मदद करे कि एमएसएमई सेक्टर रिवाइव हो। अब इस समय कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से जिनमें कहीं व्यापार नहीं है, जैसे मैं अगर बात करूं इवेंट इंडस्ट्री है, मैं बात करूं जैसे मैरिज से रिलेटेड पूरा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर पैसे के हिसाब से या अमाउंट के हिसाब से बात करें तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है अपने आप में। तो वहाँ भी ये बात ठीक है कि आपने घोषणा कर दी कि ठीक है आप अनलिमिटेड अब मैरिज में लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो पूरा एक व्यापार का सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब है। आज की तारीख में आप इवेंट इंडस्ट्री के अंदर देखें तो इवेंट इंडस्ट्री अभी जूझ रही है अपने रिवाइवल से, क्योंकि आज भी जो पर्यटक है वो सही रूप में ना तो पहुंच पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम या स्कीम लाने की आवश्यकता है। केवल ये कहने की बजाय कि मैं घोषणाएं मतलब कुछ घोषणाएं करके छोड़ दी जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जाएं कि भाई आपको हम क्रेडिट कार्ड दे देंगे या हम आपको लोन दे देंगे, क्योंकि लोन से तो आदमी कर्ज के जाल में उलझेगा। जो पहले के लोन हैं उनको किस तरह से ख़त्म करे व्यापार जो जगत है, उन सब की एक्चुअल में ज़रूरत है। स्टार्टअप्स के लिए घोषणा पहले हुई कि नई स्टार्टअप नीति लेके आएंगे, अभी तक नहीं आई। वो अभी भी कुछ टाइम पहले घोषणा हुई थी कि स्टार्टअप नीति हम लेके आएंगे, नहीं आई। चीज़ें अभी भी डिस्टर्ब हैं। नए स्टार्टअप किस तरह से फंक्शन करें, आज अलग अलग कई सारे स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न में आ चुके हैं मैं मानता हूं, लेकिन मैं कहीं उनकी खुद की व्यक्तिगत मेहनत मानता हूं, बशर्ते भी आज भी राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा मॉडल या कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया जिससे स्टार्टअप भी अपने आप को साबित करने की स्थिति में पहुंचे और आज की तारीख में यूनिकॉर्न तक भी पहुंचे कोई स्टार्टअप, या फिर मैं मानूं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही मिल जाए जिससे स्टार्टअप को कोई जिसको कहना चाहिए कि मार्केट तक जाने तक की स्थिति हो चुके हैं उनको जरूर मदद की बहुत ज्यादा उम्मीद नजर आती है कि जो बिल्कुल बीमार है और उनको लगता है कि डोज जो मिल सकेगा वो इस बजट के जरिए पुराना व्यापार ही नहीं पनप पा रहा, तो नए व्यापार के बारे में आदमी कैसे सोचेगा। बिल्कुल। राजेश कंदोई जी, उम्मीद बजट से है, लेकिन फाइनेंस क्या कहता है? क्या लगता है आपको कि जब हम कहते हैं खजाना, तो सरकार के पास भी उतना खजाना हो जिससे वो मदद कर सके और बजट में ज्यादा से ज्यादा चीजें दी जा सके, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा है और सभी की उम्मीदों पर खरा उतरे बजट, तब तो चमत्कार ही होगा और जादूगर का जादू चलेगा। उम्मीद तो होनी चाहिए सरकार से, और सरकार से अगर उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे जी। लेकिन राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश है, जिसमें माइनिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी में, मैन्युफैक्चरिंग में और यहाँ पर टैलेंट में, हर चीज़ में अपार संभावनाएं हैं। लेकिन आज तक सरकार उन संभावनाओं को ना तो कैश कर पाई, ना उनका फायदा पब्लिक को दे पाई। अभी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इतना मैन्युफैक्चरिंग सोलर पावर की राजस्थान में हो रही है, लेकिन राजस्थान के जो इंडस्ट्रीज़ हैं अगर वो ओपन सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं तो उनको क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज देना पड़ता है, 1 रुपया 94 पैसा प्रति यूनिट, तो उनको वो बिजली महंगी पड़ जाती है। राजस्थान में जो बिजली बन रही है वो राजस्थान की इंडस्ट्री के काम में नहीं आ पा रही है ओपन सोर्स से, और इंडस्ट्री की ये बहुत लंबे समय से मांग भी है और मुझे उम्मीद है कि इस बजट में उसके ऊपर गहलोत सरकार ज़रूर विचार करेगी। राजस्थान में टैलेंट के लिए पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी फिनटेक पार्क की जी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टैलेंट को पूरी भारत में माना जाता है और उन सबको फाइनेंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों को मिलाकर के जो फिनटेक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उसके लिए उन्होंने फिनटेक पार्क की घोषणा करी थी, जिसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना थी। तो अभी तक तो ये पता नहीं चल पाया है, आज ही मैंने पता किया रिको से, तो फिनटेक पार्क बनेगा कहाँ उसकी अभी तक ज़मीन भी डिसाइड हुई नहीं है। पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाएंगे, 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। मारवाड़ कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाएंगे, उसमें 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो कॉरिडोर डेवलपमेंट कहाँ है अभी तक
उनका यानी अभी आप कुछ कह रहे पता हैं कि नहीं जो है। घोषणाएं की गई थी पिछली वो तक अभी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही, तो ऐसे में बिल्कुल, दूसरी हम योजनाओं चाहते से हैं उम्मीद क्या करें? कि जो कुछ मांग लो सब मिलेगा, वो बजट के भाषण में नहीं मिले, खाली डिलीवरी भी हो तो मजा आ जाए। बिल्कुल, आशा है कि सरकार इसके ऊपर भी ध्यान देगी कि जो बजट में घोषणाएं करते हैं उनकी डिलीवरी कैसे हो, आम जनता तक उनका फायदा बिल्कुल। और कैसे। ये सवाल हमेशा उठता है कि आप बजट में घोषणाएं जो हो जाती हैं उसके बाद क्या उसकी मॉनिटरिंग होती है, एग्जीक्यूशन कितना हुआ, क्या इसकी भी रिपोर्ट बनती है? क्योंकि इसके बाद नया बजट आता है और फिर तब सवाल ये होता है कि हम आगे उम्मीद क्या करें, पिछले बजट की ये घोषणाएं तो अधूरी है। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें, क्योंकि कोविड काल भी था और उस समय प्रायोरिटी कुछ और तय थी, ये भी एक वजह हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी घोषणाएं थी जो अधूरी रह गई हैं। टैलेंट भी सरप्लस है, यहाँ से टैलेंट भी एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी एक्सपोर्ट होता है। जी जी, राजस्थान के इन्वेस्टर्स हैं वो दूसरे स्टेट्स में जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। आज ठीक है, इंडस्ट्रीज इस पर को भी फोकस होना चाहिए। आप आज इंडस्ट्रीज को प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल एस्टेट की डेवलपमेंट। संजय माधव जी, वामदल नेता है संजय माधव जी, हमारे साथ हैं। संजय जी, खास बात यह कि देखिए किसानों की आवाज आप हमेशा बुलंद करते हैं, किसानों की बात करते हैं, किसानों के आंदोलन से लेकर और दूसरे मुद्दों की भी बात करें, लेकिन पहली बार जब प्रदेश में अलग से कृषि बजट आ रहा है, अब जब अलग से आ रहा है तो उसमें बहुत चीजें खास हो सकती है और इसलिए किसान ज्यादा उम्मीद कर रहा है। क्या आपको उम्मीद है और कौन सी ऐसी जरूरतें जो आपको लगता है पूरी होगी? क्योंकि जो किसानों से अब तक हमने बात की, चर्चा की, वो कर्ज माफी की बात करते हैं कि कर्ज माफी यहाँ पर होनी चाहिए, ऋण जो मिलता है उसमें ब्याज दर ना हो, बिजली, सिंचाई, ये सब जरूरतें हैं, खाद, यूरिया, ये सब जरूरतें हैं, इसको लेकर कुछ होना चाहिए। तो जब कृषि बजट अलग से आ रहा है तो आपको लगता है कि ये सब कुछ इन सब चीजों का समावेश होगा? श्वेता जी, बजट से उम्मीदें रखना तो कोई सभी को उम्मीद है, ऐसा सभी साथी बता रहे हैं, उम्मीदें हैं अभी। लेकिन जब वैसे राज्य के बजट में ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है, और जो राज्य का बजट है वो केंद्र के बजट का कुछ ना कुछ उसमें जो है असर रहता है। अभी जो केंद्र का बजट आया उसमें जो संकेत आए हैं, जिस प्रकार से ग्रामीण विकास पर बजट फंड में कटौती की है, अपने जो कृषि पर क्षेत्र में जितने भी हैं सब्सिडी मिलती थी खाद बीज पर, उस पर कटौती की है, मनरेगा के बजट पर कटौती की है, तो उन सबको देखते हुए राजस्थान के बजट पर उम्मीद है किसानों को कि शायद राजस्थान सरकार जो है उस तरह का बजट जो केंद्र की सरकार का आया है, घोर किसान मजदूर विरोधी बजट, आम आदमी विरोधी बजट है, और राजस्थान की सरकार क्या बजट लाती है इस पर देश का किसान और आम आदमी मजदूर नज़र लगाए हुए हैं। उम्मीद है ये, जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ी मांग है जो कर्जा माफ़ी की बात है, किसानों के कर्जा माफ़ी का जो संपूर्ण कर्जा माफ़ का वादा किया था मोदी जी ने भी किया और गहलोत साहब के राहुल गांधी जी ने भी किया, लेकिन कर्जा आज तक भी जो है माफ़ नहीं हुआ। दोनों पार्टियां, रामलाल जी अभी यहाँ भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी को कोस रहे हैं। वास्तविकता ये दोनों में यदि इच्छा शक्ति हो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के किसानों का कर्जा माफ़ कर सकती है। तो अभी इसको बजाय राजनीतिक दलों के विवाद में उलझाने की हमारी ये मांग है, उम्मीद है बजट में मुख्यमंत्री ऐसा कुछ प्रावधान लेकर के आए कि कर्जा किसानों का माफ़ हो, राहत मिले। दूसरा, ये जो अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का सिस्टम है जी, उसके लिए कोई गहलोत साहब बजट में अगर कृषि का अलग से बजट ला रहे हैं तो ऐसा कुछ प्रावधान करें, पंचायत समिति के स्तर पर पंचायतों में कुछ खरीद केंद्र खुले और जो समर्थन मूल्य पर खरीद होता है समय पर जो है उसकी व्यवस्था हो, इसके लिए कोई कृषि बजट में घोषणा करें उसके लिए। इसके अलावा जो दलित आदिवासी हैं उनके लिए उनकी आबादी के अनुपात में बजट का प्रावधान है, लेकिन होता यह है कि पहली बात तो बजट पर्याप्त मात्रा में घोषित नहीं होता है, और दूसरी बात जो दूसरे बजट के बारे में भी हो रही है, अक्सर वो बजट जो है लैप्स हो जाता है, वो खर्च नहीं हो पाता है। तो ये भी हमारी उम्मीद है कि इस बजट में आदिवासियों के और दलितों की आबादी के अनुपात में जो है उसका बजट का प्रावधान हो और वो बजट बाकायदा उनके विकास में खर्च हो, ये भी उम्मीदें हैं। और इसके अलावा चूँकि कृषि के ऊपर अलग से बजट की बात हो रही है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उस बजट में जो क्या खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है वो सहकारिता के क्षेत्र में ग्रामीण राजस्थान के अंदर, गाँव के अंदर खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग लगें, जिससे कि किसान जो है अपने उत्पाद का जो है उसका जो है बजाय उसका लाभ औद्योगिक घराने उठाएं, किसान अपने कोऑपरेटिव के द्वारा उसको जो है सेकेंडरी उत्पाद तैयार करके उसका मुनाफा किसानों के बच्चे उठा पाएं और कृषि के क्षेत्र में नवाचार का बढ़ावा दिया सके। तो ये उम्मीद जो है, खाली किसानों के कृषि का अलग से बजट है, इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि वास्तव में कोई उसमें किसानों के हित में कुछ वास्तव में कुछ नीतियां बने, कुछ प्रोग्राम सरकार दे पाए। अलग से बजट है, पहली बार है, सबकी नजरें भी इस पर टिकी हुई है, तो जब आप अलग से बजट ला रहे तो आपको लगता नहीं कि कुछ चीजें होंगी? हो सकता है अगर वो कंबाइंड होता उस बजट पे तो शायद वो चीजें शामिल नहीं होती। नहीं, कई बार ऐसा होता है, इस तरह से तो देखा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो अलग से बजट होता है लेकिन अलग से उसमें कुछ होता नहीं है।
ऐसा ना हो तो ठीक है, उम्मीद है अलग से बजट देने संजय से। बाबू बिल्कुल उम्मीद तो रखना ही चाहिए, क्योंकि रेलवे कल का सुबह पहले 11 बजे रेलवे पेश का अलग से बजट होगा। होता था। ना उम्मीद ही अगर अभी से रखेंगे तो फिर जो चीज सोच रहे हैं किसान जो आस लगाकर बैठे वो कैसे पूरी नहीं, हम होगी? उम्मीद करते हैं कि अगर अलग से बजट का कोई आप एक नया लेकर के आ रहे हैं तो उसमें कुछ वास्तव में जो है किसानों के लिए अलग से करें। ठीक है, और बिल्कुल उसे लागू बिल्कुल भी ठीक है। करें। अब किसान की बेहतरी की बात यहाँ पर की जाती है, किसान को बेहतर किया जाए, उसकी आय यहाँ पर बढ़ सके, हर किसी की कोशिश है, तो वो कोशिश इस बजट में नजर आनी चाहिए, ये जरूर उम्मीद की जा रही है। चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो गिफ्ट देगा बजट, क्या वाकई में ऐसा होगा जब कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे? चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, और चर्चा हम इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, तो हर किसी की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। उम्मीद लगा के बैठे हैं सब कि ये होना चाहिए, ये शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो कुछ ना उम्मीद भी है। सीताराम अग्रवाल जी, हम बात करते हैं कि क्या बेहतर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आती है कि 2021 में घोषणाएं बहुत सारी हुई थी, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना नहीं हो सका, और इसे लेकर भी शिकायतें हैं, और यही कुछ वजह है जो लोग कहते हैं कि हम उम्मीद क्या करें, जो पिछली बार की घोषणाएं थी वो भी पूरी नहीं हुई, कुछ तो रह गए। हम ये भी नहीं कह सकते कि सबके सब बजट की घोषणाएं पूरी हो गई। देखिए, निश्चित तौर के ऊपर 70% से 80% घोषणाएं जो है वो पूरी हुई है, और 20% या 25% या 30% जो घोषणाएं नहीं हुई, उसमें आप देखिए कि पिछला पूरा साल कोविड से पीड़ित था। यहाँ तक कि कुछ इंडस्ट्रीज बर्बाद के कगार पे आ गई, टूरिज्म इंडस्ट्रीज एकदम खत्म हो गई, इवेंट इंडस्ट्रीज एकदम खत्म हो गई। उसके बावजूद भी कोविड को मैनेजमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और फिर भी आप मानते 70-80% बजट घोषणाएं पूरी हुई, आंकड़े जारी हुए। रामलाल जी आंकड़े भी जारी हुए, 70 से 80% रामलाल काम जी ने हुआ वो है। चीजें कर दी जो चीजें 20% में रह गई, बाकी तो जो हुई वो नहीं पता। क्या आपकी शिकायतें वो 20-30% से है? श्वेता जी देखिए, मैंने जो गिना है वो भी आपके सामने है, तंदुरी जी ने जो बताया है वो भी आपके सामने है, तो आप इन बातों से स्पष्ट होता है कि घोषणाएं जरूर होती है लेकिन क्रियान्वित नहीं होती है। मैं तो सरकार से ये चाहता हूँ कि सरकार ने जो घोषणाएं की है पहले वो पूरा कर ले। सरकार ने कहा था कि फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद सेकंड फेज मेट्रो हम चलाने का काम करेंगे, क्या हुआ सेकंड फेज की मेट्रो का? आपने घोषणा की थी कि द्रवती नदी के बारे में जो शेष काम रहे उसको पूरा करने का काम करेंगे, वो आपका प्रोजेक्ट भी ठप पड़ा हुआ है। आपने घोषणा इस बात क्यों की थी बिशनपुर के पानी की सेकंड फेज के हम जल्द योजना लेके आएंगे, जयपुर के प्रायोरिटी में नहीं था, प्राथमिकता में नहीं था क्या? कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या राजस्थान के अंदर सिर्फ घोषणा करना चालू है? सेकंड फेज के प्रोजेक्ट बन चुकी है। रामलाल जी को ये चीज मालूम है कि बीसलपुर की सेकंड फेज की योजना बन चुकी है, निश्चित तौर के ऊपर उस पर काम चालू है। रही सवाल मेट्रो की, तो मेट्रो बीच के अंदर 6 महीने तो करीब करीब बन रहा। सवाल ये है कि हमारी घोषणाओं को ये देख रहे हैं, ये अपनी घोषणाओं को नहीं देखते। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए के बैंक में अकाउंट आएंगे, इनको तो याद नहीं करते। इनको जो हमारे 2-4%, 10% काम नहीं हुए, और रामलाल जी को बहुत निश्चित तौर के ऊपर कल सेंट्रल का रामलाल जी प्लीज आप एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप बोल लीजिए। फिर आपने काम कौन सा कर लिया? नहीं, सारा आप ही कर रहे हो, सारा काम आप ही कर रहे हो। 2.5 साल से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा है। आपको मुख्यमंत्री रामलाल जी सीताराम जी, सरकार में रहती ना आपकी, किसानों की इतनी सी सरकार बनती ना आपकी, आप तो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल 2.5 साल से बंद है, उसको तो चालू करा दो जो गरीब आदमी के नाम खाद्य सुरक्षा। हमारी सरकार के लिए हमें ज्यादा चिंता है रामलाल जी। देखिए रामलाल जी, सीताराम जी, अगर हम ये बात करेंगे सर कि हमने कितना किया, आपने कितना नहीं किया, तो इसमें चर्चा नहीं हो पाएगी। अगर आप ये कहेंगे केंद्र ने कितना दिया, उन्होंने नहीं दिया, हमने ज्यादा अच्छा बेहतर काम किया, और एक दूसरे के काम ही गिनाते रहेंगे सर, तो कल का बजट पर हम जो चर्चा करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। लेकिन सबसे अहम देखिए, अगर काम बच गए, नहीं हुए एग्जीक्यूशन, तो उसकी वजह क्या है ये भी एक अहम हो जाता है। संजय माधव जी, हम सिर्फ किसानों की नहीं बात करते, ठीक है कृषि कानून, कृषि अलग से आएगा, कृषि बजट, लेकिन अहम तो ये भी कि जो दूसरे सेक्टर है सबको ट्रैक में लाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। कोविड काल था, 2 साल किस तरह से पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने इसे फेस किया है, इसके बाद धीरे धीरे चीजें आ रही है। क्या आपको लगता है कि जब कहा है सीएम ने तो चीजें देंगे, या इतने सक्षम है कि हाँ हर किसी को जो मांगेगा वो मिलेगा? क्योंकि चुनाव भी अभी तो हो नहीं रहे हैं। श्वेता जी, उम्मीद तो करनी चाहिए, अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं देंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि परंपरा हो गई है, बड़े बड़े घोषणाएं करो, अभी करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सीताराम जी बता रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी मोदी जी ने। रामलाल जी गुस्सा आ रहा तो आ रहा है, 15 लाख खाते में आने की बात की थी, बाद में कह दिया अब इस जुमला था। तो ये सब भी होता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो बात कही जाए
बजट के पहले कही जाए, बजट के दौरान कही जाए, वो एक राजनेता का दायित्व है। और ये बजट जो है, जिस प्रकार कोरोना काल में संकट झेला है जनता ने, नौकरियां चली गई, अभी बता रहे थे वो जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि उद्योग धंधे खत्म हो गए, बेरोजगारी आज 35 साल में सबसे पीक पर है। नौकरी मिलनी चाहिए थी 10 करोड़ 14 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, उल्टी नौकरियां चली गई, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। तो कोरोना काल का भी एक वजह है, लेकिन सरकार की आर्थिक नीतियां, जो केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, वो नीतियां तबाही मचा रही है, जनता को बर्बाद कर रही है। बेरोजगार आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ऐसे में बजाय ये जो छिछालेदारी तू मैं करने के, मिलकर के सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जनता को राहत मिले। हमने कहा कि आप सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, सब जो भी इनकम टैक्स ना देने वाले लोग हैं उनके खाते में 7,500 रुपये ट्रांसफर कीजिए। लेकिन केंद्र की सरकार है 20 लाख करोड़ की पता नहीं कहाँ खर्च किया कोरोना काल के अंदर, टिकट तक के पैसे ले लिए लोगों से इन्होंने। अभी ये उम्मीद है राज्य की सरकार से, राज्य सरकारों की मंशा नहीं क्या? अगर केंद्र सरकार की मंशा तो स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि जो नवोदारवाद की आर्थिक नीतियां जिन पर दोनों सरकार चल रही हैं, वो नीतियां सिर्फ ये है कि बड़े बड़े पूंजीपति जो है, इजारेदार पूंजीपति है, उनके फायदे की नीतियां बनती हैं। उम्मीद करते हैं कुछ राज्य सरकार से हटकर के कुछ लाए। अगर बचना है कांग्रेस को, जिंदा रहना है, तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नीतियां लाएगी, तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ जनता उनकी तरफ दया कर जाए। बाकी बीजेपी तो अपने पूरे के पूरे जो नीतियां हैं, वो सिर्फ जो है 2, 4, 5 जो औद्योगिक घराने हैं, उनके हित में सारी नीतियां जो है बजट आया है, सारा का सारा खर्चा जो है केंद्र के बजट से भी थी। हालांकि बार बार ये समझाने की कोशिश की कि कैसे ये विजनरी बजट है, आगामी 25 साल को लेकर बात की जाती रही, लेकिन जो उम्मीदें आम जनता को थी वो पूरी नहीं हुई। और ऐसे में क्या राज्य की भी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि केंद्र ने तो नहीं दिया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बजट बेहतर हो और आम जन को राहत पहुंचाए? क्या इस लिहाज से भी इसे तैयार किया गया होगा? ये देखिए श्वेता, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि अशोक गहलोत जो कल बजट लेके आ रहे हैं, उन पर कई तरह का दबाव रहेगा। पहला दबाव रहेगा 2 लॉकडाउन और तीसरी लहर। चूंकि 2 लॉकडाउन तीसरी लहर के बाद मार्केट में डिमांड जो है वो खत्म हो गई। जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन और सप्लाई की चेन अपना आप टूट जाती है। तो दबाव इस चीज का रहेगा कि मार्केट में डिमांड कैसे क्रिएट हो। अगर मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब जाके डिमांड और प्रोडक्शन का संतुलन बैठेगा। आज रामलाल जी जो कह रहे हैं, तो मेरा एक छोटा सवाल रामलाल जी से है कि रामलाल जी, जब केंद्र का बजट पेश होता है तब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2 लॉकडाउन और तीसरी लहर के कारण हमें बहुत सारी चीजों में कटौती करनी पड़ी, तो ये असर राज्यों पर भी तो आएगा ना। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार की क्या सीमाएं हैं, वो सीमाओं में रहकर अपने प्रदेश की जनता को कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकते हैं। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भी बजट आएगा 2 साल बाद जो चुनाव आ रहे हैं उसको उसके परिप्रेक्ष्य में आएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि कोर वोटर्स को जो है कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि किसान, चूंकि राजस्थान की भी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि आधारित है, तो किसानों को तो मजबूत आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप दूसरे लोगों का थोड़ा सा जो है वो शेयर कम करें, लेकिन जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जो आने वाली तस्वीर है उसमें वो रंग नहीं भरे जा सकेंगे कि जिसकी उम्मीद आने वाली सरकारें भी करेंगी या कर रही होंगी। यानी जो बातें की जाती है सिर्फ बातों तक ही ना रहे, वो इम्प्लीमेंट और बजट में नजर आए, तभी सब खुश होंगे और खुशहाल रहेगा। तो रामलाल जी से एक सवाल पूछा जाना चाहिए श्वेता जी कि आखिर केंद्र के बजट में जो कमियां हैं वो कमियां राज्य के बजट में क्यों ढूंढी जाती हैं? एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। एक लाइन में जवाब रामलाल जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। देखिए सुधांशु जी, भारत सरकार ने उन परिस्थितियों के दौरान भी, आज अगर मेडिकल फैसिलिटी देखें तो मेडिकल फैसिलिटी कोरोना के दौरान जितनी भी सुविधाएं देने का काम किया वो भारत सरकार ने किया। आपको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया, भारत सरकार ने दिया। वैक्सीनेशन का पैसा दिया, भारत सरकार ने दिया। आपके वेंटिलेटर देने का काम किया, भारत सरकार ने दिया। आज भी किसानों के खातों में पैसे भेजने का काम कर रहे हैं, जल जीवन मिशन का पैसे दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैसे दे रही है, कोविड के दौरान भी दे रही है। तो हम तो ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी उतना ही घोषणा करें ना जितना कर सकते हैं। तो बेहतर प्रबंधन चंद मिनट के लिए पूरे देश के अंदर मॉडल को काफी सराहा गया। वाहवाही कर लेंगे। ठीक है रामलाल जी, कल बजट आने के बाद भी देखेंगे ना सर कि केंद्र ने जो बजट दिया कितनी राहत मिली है और क्यों लोग उसे सराह नहीं रहे, और क्या प्रदेश के बजट के साथ भी ऐसा ही होता है? क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक कमेंट, एक लाइन का जरूर चाहेंगे राजेश कंदोई जी, एक लाइन का सर। हम बात कर रहे हैं कल के बजट से उम्मीदों के लिए, और मुझे लगता है कि कोई भी क्षेत्र, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, उद्योग हो, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है। किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जा सकता। और मुझे आशा है कि सरकार एक सर्व समावेशी, सर्वस्पर्शी बजट पेश करेगी और उसको डिलीवर भी करेगी, उसके ऊपर काम भी करेगी। यही हमारे लोकतंत्र की गरिमा है। देखिए, मैं ये चाहूंगा कि व्यापारियों
के लिए भी कुछ ऐसे प्रावधान हों, जैसे हम बहुत समय से व्यापारी कल्याण बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो और कहीं वेलफेयर कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसी सोशल स्कीम्स भी व्यापारियों के लिए आएँ, क्योंकि मैं मानता क्या हूँ, ये तो फैक्ट है, सर्वविदित है कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेयर है वो व्यापारी है। तो व्यापारी के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए इस बजट में, जिससे उसको ये राहत महसूस हो फ्यूचर के लिए कि मैं भविष्य में भी सेफ हूँ, मुझे सोशल सिक्योरिटी मिले, स्पेशल कुछ ऐसा हो उसके लिए, कुछ जिससे उसको राहत महसूस हो। और हर सेक्टर जो आज की तारीख में वो सेक्टर जो बहुत परेशानी की हालत में जूझ रहे हैं, उम्मीदों भरा बजट वो रिवाइव हो जो सभी की है वो पूरी हो जाए तो रिवाइवल प्लान होना चाहिए, मैं मानता हूं। तभी शायद सब मानेंगे कि हाँ ये बजट बहुत बेहतर है। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या विकास की बात की जा रही है, खुशहाल राजस्थान की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि हर चेहरे के पर मुस्कुराहट होगी इस बजट के बाद, तो क्या वाकई ऐसा होता है? और सबसे अहम बात है कि हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ जरूरतें हैं जिसे सरकार ध्यान में रखे, वो उम्मीद उसे लगाकर बैठा है। तो क्या सभी सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया जाएगा? कृषि बजट अलग से आ रहा है तो क्या किसानों पर खास फोकस रहेगा, या कृषि बजट के महत्व को समझते हुए यार बजट अलग से लाया जा रहा है तो क्या उतनी चीजें दी जाएंगी जिससे ये बहुत खास हो सके और किसान खुश हो सके? और सबसे बड़ी बात है कि कोविड काल में जो जख्म लोगों को मिले हैं, क्या उस पर मरहम लगाने का काम ये बजट करेगा? कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ये बजट कैसा रहा। लेकिन उम्मीद प्रदेश की जनता बहुत कर रही है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और चलिए इस बीच